साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र साई एडवोकेट आप लोगों का फिर लंबे अरसे के बाद स्वागत करता हूं। साथियों बहुत दिनों से मैं सहारा भुगतान के मुद्दे को लेकर किसी भी तरह का कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसका मुख्य कारण यह था कि सरकार की मंशा को हम देख के समझ गए थे कि सरकार की मंशा आखिर क्या है और विपक्ष की मंशा क्या है। काफी प्रयास करने के बाद भी हम लोगों को सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन साथियों पिछले दिनों संसद और लोकसभा में यानी लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से माननीय सदस्यों के द्वारा प्रश्न उठाए गए सहारा के मुद्दों को लेकर, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि अब इस मुद्दे पर कुछ न कुछ अपने लोगों को, अपने निवेशकों के बारे में क्या चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में माननीय सांसदों के द्वारा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है और उनका उत्तर जो हमारे देश के मसीहा हैं उनके द्वारा क्या उत्तर दिया जा रहा है, उन उत्तरों को सुनकर हमारा दिल काफी हतोत्साहित हुआ। इसके बदौलत आज मैं यह वीडियो आप लोगों के समक्ष बना रहा हूं। साथियों बहुत सारे सांसदों के द्वारा प्रश्न पूछा गया कि आखिर इतने लंबे अरसों के बाद सहारा इंडिया का भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है। माननीय एक सांसद महोदय के द्वारा पूछा गया कि जब आप जानते हैं कि सहारा इंडिया की प्रॉपर्टी पूरे देश में फैली हुई है, एम्बे वैली में सहारा इंडिया की लगभग 3 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति है, तो ऐसे संपत्तियों को नीलाम करके सरकार सहारा निवेशकों का भुगतान क्यों नहीं दिला पा रही है। इस प्रश्न पर वित्त मंत्री, जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं माननीय निर्मला सीतारमण जी, इतना ज्यादा आग बबूला हो गई, इतना ज्यादा आग बबूला हो गई। उनके भाषण को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम निवेशकों का और हम देश के नागरिकों का आगे क्या होगा, क्या भविष्य है, किस तरह से माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा भरे संसद में जवाब दिया गया कि हम तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि सहारा निवेशक आए और अपना पैसा ले जाएं, अपना दस्तावेज ले आएं और अपना पैसा ले जाएं। हम 2012 से ही सहारा निवेशकों का पैसा देने के लिए तैयार हैं। हम बार बार कह रहे हैं, कई बार कर रहे हैं कि सहारा निवेशक आए अपना पैसा ले जाएं, सहारा निवेशक आए अपना पैसा ले जाएं। हम सहारा निवेशक कोई आ ही नहीं रहा है तो हम पैसा दें किसको। हमारे पास अभी पर्याप्त फंड है, हमारे पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 5,000 करोड़ रुपए की ही राशि है, उस राशि को भी लेने वाला कोई नहीं है। इस तरह के जवाब को सुनकर पूरा देश, पूरा निवेशक काफी हतोत्साहित हुआ है। सरकार के ऐसे जवाब की हमें आशा नहीं थी कि सरकार इस तरह से जवाब देगी। इसके अलावा साथियों कुछ सांसद महोदय को अभी तक सहारा के मैटर के बारे में कुछ भी एबीसीडी मालूम नहीं है। जैसा कि एक माननीय सांसद महोदय के द्वारा बोला गया कि सहारा इंडिया में 2 तरह के जमाकर्ता हैं। एक जमाकर्ता वो हैं जिन्होंने एजेंटों के माध्यम से पैसा जमा कराया है और एक जमाकर्ता वो हैं जो डायरेक्ट ब्रांच में जाके पैसा जमा किए हैं। तो जो ब्रांच में जाके जमा किए हैं उनका भुगतान हो रहा है, लेकिन जो एजेंटों के माध्यम से जमा किए हैं उनका भुगतान नहीं हो रहा है। इन प्रश्नों को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सांसद महोदय को भी अभी तक सहारा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय सांसद महोदय लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सहारा इंडिया परिवार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो डायरेक्ट पैसा जमा किया हो सहारा ब्रांच में जाके। सहारा ब्रांच में अगर गया भी है तो वहां के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को के नाम ऑलरेडी उनका कोड था, एजेंसी थी, उनका एजेंट कोड था। वो अपने पत्नी के नाम, अपने भाई के नाम, अपने लड़के के नाम एजेंसी लिए थे, एजेंट कोड लिए थे। तो किसी भी व्यक्ति का पैसा जमा सहारा इंडिया में सेल्फ नहीं हुआ है, डायरेक्ट नहीं हुआ है, वह एजेंट के ही माध्यम से हुआ है। लेकिन सांसद महोदय कह रहे हैं कि 2 तरह के जमा करता है, तो एजेंटों के माध्यम से जो जमा है उसका पैसा दिलाया जाए। यह काफी हतोत्साहित करने वाला संसद सत्र रहा और इसमें विपक्ष की भूमिका हम देखते हैं। विपक्ष को इस पर जोरदार हमला करना चाहिए था कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बोली कि हम देने के लिए तैयार हैं, कोई लेने वाला नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी आपके द्वारा जो पोर्टल जारी किया गया है उस पोर्टल की यथास्थिति तो देख लीजिए, उसमें कितने आवेदन आए हैं ये तो देख लीजिए,
क्यों उन आवेदनों का भुगतान आपके द्वारा नहीं किया गया, ये तो देख लीजिए। इतना सरासर झूठ मत बोलिए, भगवान से डरिए। मैं कह रहा हूं कि मैं मानता हूं कि अभी आपके पास सत्ता है, आप सत्ता के गुरूर में आप कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी सत्ता ऊपर वाले की है। ऊपर वालों से डरिए। इस तरह से बयान देने से पहले आप काश एक बार सोच लिए होते कि सहारा इंडिया में क्या वाकई में कोई लेने वाला नहीं है, क्या वाकई में हम देने के लिए तैयार हैं, क्या वाकई में आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पैसा का वितरण कर रहे हैं, क्या वाकई में पोर्टल पर जिन लोगों का आवेदन रिजेक्ट किया गया, जिनमें जो कमियां बताई जा रही हैं, उन दो चार कमियों को तो आप देख लीजिए। क्या वह जो कमी बताई जा रही है वास्तविकता में वह कमी है भी कि निराधार कमी निकाला जा रहा है। अधिकांशतः निवेशक जो पोर्टल पर आवेदन किए हैं उनमें से 80% निवेशकों का निराधार त्रुटि बताई जा रही है। उस तरह की कोई त्रुटि है ही नहीं, और त्रुटि है भी है तो यह उस त्रुटि को दूर करने की कैपेसिटी निवेशक में नहीं है। दूर करने की कैपेसिटी या तो सहारा इंडिया में है या सरकार में है। तो इस तरह का निराधार बातें संसद भवन में देना, संसद भवन यानी देश के जनता के सामने देना, यह कतई तर्कसंगत नहीं है। और आप जो सर्वोच्च सत्ता है उस सत्ता से डरिए, मेरा आपसे यह निवेदन है। हालांकि मैं यह नहीं जानता कि सरकार क्यों ऐसा कर रही है, क्यों निवेशकों का पैसा नहीं दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। चूंकि 1-1.5 साल हो गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मार्च में आया था 2023 में कि आप 1 साल के अंदर 9 महीने के अंदर आप भुगतान करें। उसको आदेश दिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, लगभग 1-1.5 साल बीत गए हैं, अभी तक चंद लोगों का ही पैसा और चंद रुपए का पैसा। अगर आप जिन लोगों का सही पाए हैं तो कम से कम उनका तो संपूर्ण भुगतान कर दीजिए, लेकिन उन लोगों का भी संपूर्ण भुगतान नहीं हुआ है। और इस तरह से जो रवैया आप अपना रहे हैं, इस तरह से कदापि भुगतान संभव नहीं है, यह भी हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। लेकिन इसका खामियाजा आप लोगों को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि निवेशक हर एक बात को अच्छे तरह से समझ रहे हैं, निवेशकों को एक एक चीज समझ में आ रही है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस तरह से बेतुकी बयान देने से बचें और न्याय के पक्ष में आगे आके खड़ा हूं। आप बोलें, आप यह कह सकते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, हम प्रयासरत हैं, हम भुगतान करेंगे, एक एक निवेशकों का भुगतान करेंगे, यह बात सही है। हम सहारा के संपत्तियों को नीलाम करने के लिए तैयार हैं, यह भी बात सही है। सहारा के निवेशकों का जो भी जमा धन है उसमें से कुछ प्रतिशत राशि का भुगतान तत्काल कराने का आप लोगों का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों के द्वारा ऐसा लगता है कि सहारा इंडिया में जो लोग पैसा जमा किए हैं वो कोई गरीब गोरुआ नहीं है, गरीब व्यक्ति का पैसा जमा सहारा में नहीं है। सहारा में ऐसे पूंजीपति उद्योगपतियों का पैसा जमा है जो काला धन है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में सहारा इंडिया के पास बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े कंपनियों का पैसा जमा है जो ब्लैक धन को व्हाइट में बदलना चाहते हैं? क्या ऐसे लोगों का पैसा जमा है? क्या अगर ऐसे लोगों का पैसा जमा है तो ऐसे लोग 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए या 1000, 2000, 5000 रुपए की एफडी क्यों कराते थे? उनके लिए तो 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 की एफडी या इतना पैसा तो उनके बाएं हाथ का खेल था। वो तो इतना पैसा रोज पर डे जेब में लेके चलते हैं, तो इतनी राशि जमा कराने की उन लोगों की क्या हैसियत थी? वैसे भी हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो ब्लैक धन है, जिनका ज्यादा पैसा है, उनका आप भुगतान रोक दीजिए। जो सस्पेंस है, जिसमें शंका है सरकार को कि यह पैसा कहां से इतना भारी राशि निवेशक पाया है, जैसे किसी का 1 करोड़ जमा हो, 5 करोड़ जमा हो, 10 करोड़ जमा हो, ऐसे लोगों का भुगतान रोक दीजिए। लेकिन जो छोटे छोटे राशि जमा किए हैं, जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक की राशि जमा किए हैं, 5 लाख तक की राशि जमा किए हैं, ऐसे लोगों की राशि का भुगतान यह कह के कि हम देने के लिए तैयार हैं, कोई लेने वाला नहीं है, यह कतई तर्कसंगत नहीं है और पूरी तरह से निराधार है।
मैं तो यह वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जनता के सामने यह माफी मांगे कि हमने जो वक्तव्य लोकसभा में दिया था वो गलत है। मैं ऐसा नहीं बोला, मैं नहीं बोली थी कि हम देने के लिए तैयार हैं, आप दस्तावेज ले आएं और पैसा ले जाएं, क्योंकि निवेशक का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। इस तरह से बेतुकी बयान सरकार के एक जिम्मेदार पर्सन के द्वारा देना कतई उचित नहीं है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसको गंभीरता से समझे और भुगतान की प्रक्रिया इतना विलंब क्यों हो रही है, इतना धीरे गति से क्यों चल रही है, इस पर भी विचार करे सरकार। क्या सरकार उस पोर्टल के माध्यम से जो 1.5 साल में मात्र 1% लोगों का भुगतान नहीं कर पाई है, क्या सारे लोगों का भुगतान कर पाएगी और करेगी तो कितने साल लग जाएंगे? क्या इस तरह का भुगतान करना जायज है? इस बात पर सरकार गंभीरता से विचार करे। यह मुद्दा पूरे देश का है। मैं तो चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर सभी पार्टियों की मीटिंग बुला ले और अगर सरकार के पास आर्थिक स्थिति, आर्थिक परेशानियां हो तो अन्य पार्टियों से भी सहयोग अपेक्षा कर ले और उन लोगों से बोले कि भैया इतना राशि कैसे भुगतान हो। हमें लगता है कि सारी पार्टियां सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार हो जाएंगी और कुछ अच्छे विकल्प आएंगे ताकि लोगों का तत्काल भुगतान हो सके। मेरा भी सुझाव है, मैं एक देश का नागरिक हूं, नागरिक होने के नाते मैं सहारा में जमा करता भी हूं, मेरा भी पैसा सहारा इंडिया में जमा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अगर आसानी से और सुगमता से भुगतान कराना चाहती है तो तत्काल सहारा इंडिया को आदेश दे कि सहारा इंडिया अपने सारे ब्रांचों को चालू करे और ब्रांचों को चालू करने में जो भी कठिनाई आए उन कठिनाइयों को पूरा करने का आदेश जिला कलेक्टरों को दे। जिला कलेक्टर महोदय उनके ऑफिसों को संचालित कराएं, सुरक्षा का प्रबंध कराएं और सहारा ब्रांच के माध्यम से वेरिफिकेशन करवाएं, आवेदन लें, हस्ताक्षर लें और जमाकर्ताओं के खाते में तत्काल पूरी राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा जो पोर्टल आप पूरे देश के भुगतान के लिए एक पोर्टल बना दिए हैं और उसमें भी इतना पेचीदा है कि अब माने जो अंतोगत्वा जाती है बात तो सहारा इंडिया पर ही जाती है। अब सरकार भी कह रही है कि सहारा इंडिया फॉर्म अपलोड नहीं कर रही है, सहारा इंडिया अपलोड नहीं कर रही है, सहारा इंडिया वेरिफिकेशन नहीं कर रही है। तो इस तरह का दोषारोपण करना कतई जायज नहीं है। मैं मानता हूं कि आपके माध्यम से यह भुगतान नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा लोगों का भुगतान कराने के लिए सिस्टम तैयार करना सरकार के बस में तत्काल नहीं है, क्योंकि पूरे देश के निवेशकों का पैसा जमा है और इन निवेशकों का पैसा सहारा के पूरे देश के कई ब्रांचों में है। अब वह ब्रांच आज भी संचालित हो सकते हैं। उन ब्रांचों को संचालित कराने का प्रयास सरकार करे और सरकार तत्काल उन ब्रांचों के माध्यम से भुगतान कराने का प्रयास करे। मेरा मानना है कि सरकार संपूर्ण भुगतान नहीं करा सकती तो कम से कम राहत राशि बतौर मूलधन का भुगतान कर दे और ब्याज के लिए कुछ समय ले ले। जैसे ही पैसों का प्रबंध हो जाए तो सहारा निवेशकों के ब्याज का भी पैसे का भुगतान सहारा इंडिया के ब्रांचों से कराना सरकार सुनिश्चित करे। जब इस तरह की बात सरकार के पास जाती है तो सरकार अपने दोनों हाथ खड़े कर लेती है। यह कहती है कि हम क्या करें, मामला तो सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, हम तो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगी उसका हम पालन करने के लिए तैयार हैं। यह दुमुही बयान कतई तर्क संगत नहीं है। हम मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, हमारे देश में न्यायपालिका की सर्वोच्च है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देश की प्रधान शक्ति जो है, देश की सर्वोच्च शक्ति जो है वो सरकार के हाथ में ही है।
सरकार के अधीन में सर्वोच्च न्यायालय आता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन में सरकार नहीं आती। सरकार जो नियम बनाएगी उस नियम का पालन कराना सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी होगी। सर्वोच्च न्यायालय जो नियम बनाएगी उसका पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी कि सरकार सर्वोच्च है, सरकार जो नियम पास कर देगी वह नियम पूरे देश में लागू होगा। तो यह कहना कि हम क्या करें, यह मामला तो सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय जो भी आदेश देगा हम पालन करने के लिए तैयार है। यह दुमुही बयान देना सरकार तत्काल बंद करे। और अगर मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन करने वाला कौन है? क्या सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन करने वाला सरकार नहीं है? क्या सेबी सर्वोच्च न्यायालय में नहीं गई है? अगर सेबी सर्वोच्च न्यायालय में गई है तो क्या सेबी सरकार का अंग नहीं है? क्या सेबी सरकार से अलग है? यह सभी बातों पर गौर करना चाहिए और सरकार को इस तरह से लोगों को भ्रामक जानकारी, निरा असत्य जानकारी देने से बचना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी किसी न किसी के सामने जवाब देना होगा। सर्वोच्च शक्ति जो है वह सर्वोसर्वा है, उसके सामने भी कभी न कभी आपको जाना होगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपने पूरे देश के साथ इतना गंदा मजाक क्यों किया। उस दिन कम से कम आपके पास उनका जवाब देने के लिए कोई ना कोई विकल्प हो। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से, माननीय सहकारिता मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा इस मुद्दे को गंभीरता से लें। यह काफी विकराल स्थिति है। इस विकराल स्थिति को आप समझें और तत्काल निदान करने का कोशिश करें। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। क्षमा मांगते हुए मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं भावनाओं में बहकर कुछ अन्यथा बातें भी बोल दिया हूं। लेकिन क्या करें, हम भी एक निवेशक हैं और हम भी उस निवेश की राशि को लेकर बड़े बड़े सपने देखे थे। आज हमारा सपना चकनाचूर हो रहा है, जिससे मुझे भी काफी पीड़ा हो रही है। इसलिए मुझे अगर कोई बात किसी को अन्यथा लगी हो तो मुझे क्षमा करने का कृपा करें। साथियों, नमस्कार।